अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की वीडियो में हम क्लास 10th में अलजेब्रा का जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इस चैप्टर का एक क्विक रिवीजन करेंगे। मैं आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर के हर एक प्रैक्टिस सेट में हम क्या क्या पढ़ेंगे, किस तरह से जो है वो सॉल्व करेंगे, क्या दिया हुआ है, क्या हमें पूछा गया है, हम लास्ट में आंसर्स कैसे लिखेंगे, वो सब जो है मैं वो इस वीडियो में आपको बताऊं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का मतलब क्या है। ओके, तो देखिए लीनियर इक्वेशन मतलब सबसे पहले तो हम देखेंगे कि इक्वेशन किसे कहते हैं। तो इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन वो भी लीनियर, इसका मतलब है कि जिसकी डिग्री जो होगी ना वो 1 होगी। क्या होगी? डिग्री 1 होगी। अब डिग्री 1 किसकी होगी? तो यहाँ पर हम जो वेरिएबल यूज करेंगे, जैसे मैं एक इक्वेशन लेती हूँ, वो इक्वेशन है x प्लस 2y, ठीक है, प्लस 3 इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पर डिग्री क्या होती है? डिग्री जो है वो होती है इस वेरिएबल, अब यहाँ पर वेरिएबल क्या है? वेरिएबल है x और y। तो इनकी जो डिग्री है, डिग्री मतलब क्या? इनके ऊपर जो पावर दी गई है। अब x के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है, y के ऊपर कुछ नहीं है मतलब 1 है। तो ये जो पावर है ना, ये पावर 1 होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं लीनियर इक्वेशन, मतलब ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें वेरिएबल की जो डिग्री होगी वो 1 होगी, तो उसे क्या कहते हैं हम? लीनियर इक्वेशन। अब ये चैप्टर का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो इसीलिए मैंने एक ऐसी इक्वेशन बनाई हूं जिसमें जो वेरिएबल्स है वो x और y दो ही है। ठीक है, तो ये कहलाएगी, ये पूरी इक्वेशन कहलाएगी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब यहाँ पर आपको समझ गया है कि x और y जो है वो वेरिएबल्स हैं, लेकिन ये जो नंबर है, नंबर मतलब जो x के साथ अगर यहाँ कुछ नहीं है, मतलब x का जो कोइफिशिएंट है वो 1 है और y का कोइफिशिएंट 2 है, और ये जो 3 है जो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब इसमें कोई वेरिएबल नहीं लगा हुआ है, ये कांस्टेंट है। लेकिन ये सारे जो नंबर्स हैं, मतलब ये सारी जो चीजें हैं, ये है नंबर्स। ठीक है, आपको समझ आ रहा है इतना? अब हम देखते हैं लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? एक ऐसा फॉर्म जिसकी वजह से, या जिसको अगर, जिस कंडीशन को, स्टैंडर्ड फॉर्म की कंडीशन को अगर कोई इक्वेशन पूरी तरह से सेटिस्फाई करती है तो वो इक्वेशन जो है वो लीनियर इक्वेशन कहलाएगी। तो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर भी अगर आप गौर करेंगे तो यहाँ पर x और y जो है वो वेरिएबल्स है, और ये a, b और c ये जो है वो कोई नंबर्स होंगे, जिसमें कंडीशन c पर क्या होती है कि c के साथ कोई वेरिएबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, c जो है वो हमेशा एक अकेला कोई नंबर होना चाहिए, वो नंबर आपका कोई भी हो सकता है। तो ये कंडीशन होती है सी पर, और ए और बी पर क्या कंडीशन होती है कि ये कोई नंबर होना चाहिए, लेकिन ये वेरिएबल के मल्टीप्लिकेशन के साथ होना चाहिए। ठीक है, आपको यहाँ तक उम्मीद करती हूँ कि समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं 1.1 में हमें क्या करना है। तो देखिए 1.1 जो है वो है सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इसमें मैं आपको 2 से 3 इक्वेशन आपको मैं बताती हूँ कि आपको ये इक्वेशंस कैसे सॉल्व करना है। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सी इक्वेशन को आपको ऐड करना है या कौन सी इक्वेशन को आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो देखिए आपकी 1.1 की जो पहली इक्वेशन है, मतलब जो पहला सम है आपका, वो सम है 3a प्लस 5b इक्वल टू 26, और दूसरी है
a प्लस 5b इक्वल टू 22। अब देखिए ये जो फर्स्ट सम है, अगर आप यहाँ पर गौर करेंगे तो यहाँ पर ये 5e और ये 5e, इन दोनों के पास जो साइन है वो साइन है प्लस की, है ना। 5b यहाँ पर भी प्लस में है, 5b यहाँ पर भी प्लस में है। तो ये दोनों इक्वेशन में जब हम साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं दोनों इक्वेशन को या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो आप लोगों को ये ध्यान देना है कि जब भी आपके पास सेम वेरिएबल्स के नंबर की साइन सेम हो, जैसे यहाँ पर b वेरिएबल के साथ जो साइन है वो प्लस की है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। लेकिन एक इक्वेशन में देती हूँ यहाँ पर, वो इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 8 और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस वाई इक्वल टू 2। अब यहाँ अगर आप गौर करेंगे तो देखिए मेरे पास माइनस और प्लस y का जो वेरिएबल है उसके साथ एक बार माइनस की साइन है और एक बार y के साथ प्लस की साइन है। तो यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो पहले तो हम क्या करेंगे, ये y के कोएफिशिएंट को सेम करेंगे। जैसे यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 3 है, लेकिन यहाँ पर y का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो मैं क्या करूंगी, मैं इस पूरी इक्वेशन को 3 से पहले मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो मैं जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगी तो क्या हो जाएगी, नेक्स्ट इक्वेशन विल बी 3 3 जा 9x प्लस 3y इज इक्वल टू 6, है ना। ये आपकी जो है वो न्यू इक्वेशन बन जाएगी आफ्टर मल्टीप्लाई बाय 3। अब देखिए यहाँ पर y का जो वेरिएबल है उसके साथ कोइफिशिएंट -3 हो गया है और इस y के साथ कोइफिशिएंट +3 हो गया है। तो जब आपके पास इक्वेशन में माइनस और प्लस हो तो आप यहाँ पर एडिशन करेंगे। क्या करेंगे, एडिशन करेंगे। तो इसमें क्या होगा, आपका y टर्म जो है वो कैंसल हो जाएगा और x टर्म ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड टाइप की इक्वेशन है। अब थर्ड टाइप की आपके पास इक्वेशन है जो आपका 1.1 में 7th नंबर का क्वेश्चन। अगर आप देखें तो इसमें है 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499, ये आपकी पहली इक्वेशन है। और दूसरी है 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, तो ये है आपकी दूसरी इक्वेशन। अब देखिए अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे तो आपके x वेरिएबल के साथ जो नंबर है वो यहाँ पर y वेरिएबल के साथ है ना। और यहाँ पर मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जो y के साथ नंबर है वो यहाँ पर x के साथ है। तो जब आपके पास ऐसी इक्वेशन हो जहां पर एक इक्वेशन में जो नंबर x के साथ दिए हैं वो दूसरी इक्वेशन में y के साथ दिए हैं, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, आप एक बार ऐड करेंगे इन दोनों इक्वेशंस को, एक बार एडिशन का आपको ऑपरेशन करना है और एक बार सब्ट्रैक्शन का करना है। ठीक है, तो क्या होगा, आपके साथ आपके जब ये आप सॉल्व करोगे तो आपको एडिशन करने पर आपको इक्वेशन नंबर कोई 3 मिल जाएगी और जब आप सब्ट्रैक्शन करोगे तो इक्वेशन नंबर 4 मिल जाएगी। फिर आप साइमल्टेनियसली इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करोगे और आपका जो है वो फाइनल आंसर आ जाएगा। अब हम बात करते हैं कि इनके सोल्यूशन को कैसे लिखना है। तो देखिए इनके सोल्यूशन को कैसे लिखना है, आपके पास लास्ट में x और y की जो वैल्यू आएगी ना, आपको उसको इस टर्म में लिखना है। मान लीजिए आपकी x की वैल्यू आई है 2 और y की वैल्यू आई है 1, तो आप क्या करेंगे, लास्ट में लिखेंगे देयरफॉर x, y इज इक्वल टू 2, 1। ठीक है, तो आपको इस तरह से लिखना है और कंप्लीट सेंटेंस में आप लिखेंगे इज द सोल्यूशन। ठीक है, तो इतना आपको समझ आ गया है कि आपको यहाँ तक कैसे करना है। देखते हैं 1.2 में। ठीक है, तो 1.2 में हमने क्या देखा और अब हम रिवीजन में क्या देख रहे हैं।
तो 1.2 जो है वो बेसिकली आपका ग्राफ है, ठीक है। मतलब आपको यहाँ पर ग्राफ जो है वो ड्रॉ करना है और सबसे पहले आपको उसकी प्लॉटिंग करनी है। मतलब यहाँ पर भी आपको दो इक्वेशन दी रहेगी। जैसे मान लीजिए मैंने एक इक्वेशन लिया है x+2y इज इक्वल टू 4 और मेरी दूसरी इक्वेशन है 2x+y इज इक्वल टू 3। तो ये दो इक्वेशन है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे x की वैल्यू पुट करना है, y की वैल्यू फाइंड करना है। इसी तरह यहाँ पर भी मैं x की वैल्यू खुद से पुट करूँगी और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करूँगी। तो इस तरह से आपको जो है वो 3 पॉइंट्स मिलेंगे, 3 जो है वो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और उसकी वैल्यू आपको जो मिलेगी वो आपको ग्राफ में पुट करना है, मतलब प्लॉट करना है आपको ग्राफ में। यहाँ पर भी आपको सेम x, y कोई नंबर मिलेगी आपको वो सॉल्व करना है। और आपको जो है वो ग्राफ में प्लॉट करना है ऐसे। जैसे कि अगर मैं आपको एक रफली आपको आइडिया दूँ यहाँ पर, तो आपका जो ग्राफ होगा और उस ग्राफ को आपको यहाँ पर हर एक लाइन को प्लॉट करना है, हर एक लाइन के कोऑर्डिनेट्स को आपको प्लॉट करना है। आपको उन दोनों लाइन में अगर कोई पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है तो उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को भी आपको जो है वो बताना है कि कहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है। और इस तरह से आपका ये जो क्वेश्चन होगा ग्राफ का, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि 1.3 आपको कैसे करना है। 1.3 जो है वो डिटर्मिनेंट्स है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स अब हम कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखते हैं। तो डिटर्मिनेंट में आपको किस तरह से क्वेश्चन आएगा, 1.3 का जो फर्स्ट हाफ है उसमें आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट कहा गया है। डिटर्मिनेंट मतलब इस तरह से आपको रहेगा क्वेश्चन, और जैसे मैं ले रही हूँ यहाँ पे 2, 3 और यहाँ मैं ले रही हूँ 4, 2, ठीक है। अब यहाँ आपको देखिए, यहाँ आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है कि आपको पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, माइनस करना है, मतलब माइनस की साइन डालना है बीच में, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। यानी आपका सोल्यूशन कैसे होगा, जब आप इसको स्टार्ट करोगे तो आप लिखोगे 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 4। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 minus 12, that is -8 will be your answer, ठीक है। अब ये तो था वो 1.3 का फर्स्ट पार्ट था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। अभी हम इसका जो सेकंड पार्ट है वो करते हैं। सेकंड पार्ट आपका था क्रैमर्स रूल, मतलब आपको क्रैमर्स रूल अप्लाई करना है और आपको लीनियर इक्वेशन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पर जो है वो हम 3 चीज़ फाइंड करते हैं। एक होता है d, फिर है dx और तीसरा होता है dy। और फिर d, dx और dy, इनकी हेल्प से हम x फाइंड करते हैं। x का जो फॉर्मूला है वो बहुत ही इजी है, dx/d, ठीक है। और y का जो फॉर्मूला है वो है dy/d। तो इस तरह से जो है वो आपको क्रैमर्स रूल का हेल्प करके आपको आपकी लीनियर इक्वेशन फाइंड करनी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि d जो है वो किस तरह से फाइंड होगा। तो देखिए यहाँ पर d जो है एक इक्वेशन होगी, वो इक्वेशन जो है वो मैं लेती हूँ, मैं वो इक्वेशन लेती हूँ 5x + 3y इज इक्वल टू -11, ये एक मेरी इक्वेशन है। और दूसरी है 2x + 4y इक्वल टू -10। अब यहाँ पर आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से ध्यान दीजिए कि आपको d कैसे फाइंड करना है, आपको dx कैसे फाइंड करना है और आपको dy कैसे फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पर जो है ये जो वैल्यू होती है, मतलब जो x के साथ का वेरिएबल है वो है a1, y के साथ का वेरिएबल जो कोइफिशिएंट है, सॉरी, यहाँ पर आपके पास जो y के साथ नंबर है, जो y के साथ कोइफिशिएंट है वो है आपका b1, और जिसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है वो है आपका c1, ठीक है। मतलब यहाँ पर
लिखोगे आप a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू 3 और c1 इज इक्वल टू -11। ये आपकी पहली इक्वेशन से हमने ये नंबर्स लिखे हैं। दूसरी इक्वेशन में क्या है आपके पास? यू हैव a2 एज 2, b2 एज 4 एंड c2 एज -10। ठीक है, तो यहाँ हम देखते हैं कि हम d कैसे फाइंड करेंगे। तो d का जो फॉर्मूला है, मतलब d जो है आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे d को, तो उसके लिए देखिए आपको क्या लिखना है। आपको लिखना है यहाँ पर a1 की वैल्यू, यहाँ पर आप लिखोगे b1 की वैल्यू, यहाँ लिखोगे a2 और यहाँ लिखोगे b2। ठीक है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँगी तो ये कैसे होगा? माई a1 इज़ 5, माई b1 इज़ 3, माई a2 इज़ 2 एंड माई b2 इज़ 4। तो ये इस तरह से सॉल्व होगा। यहाँ से तो आपको पता है कि जो हमने यहाँ पे किया था कि पहले ये इससे मल्टीप्लाई होगा, मतलब कि 4 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 3। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4 5 ज़ा 20 माइनस 2 3 ज़ा 6, दैट इज़ माई आंसर इज़ 14। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम dx कैसे फाइंड करेंगे। अब देखिए dx में आप ये याद रखना कि dx मतलब आपको x का जो कोएफिशिएंट है ना वो आपको नहीं लिखना। तो आपको x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना, इसका मतलब है आपको y का कोएफिशिएंट तो एज इट इज़ लिखना है। तो y का कोएफिशिएंट क्या है? b1 और b2। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि आप जब dx फाइंड करोगे तो आपको x का कोएफिशिएंट नहीं लिखना है। तो आपको यहाँ क्या लिखना है? अब मैंने a1 मुझे नहीं लिखना है, मतलब मुझे a1 a2 नहीं लिखना, मैंने b1 b2 लिख लिया। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? c1 और c2। तो यहाँ पर इसका कैसे आप सॉल्व करेंगे? c1 c2 क्या है हमारा? -11 और -10, और b1 b2 तो वही है 3 और 4। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? ये इससे मल्टीप्लाई, मतलब चाहे आप 11 को 4 से मल्टीप्लाई करो या 4 को 11 से मल्टीप्लाई करो, आंसर इज़ 44। लेकिन माइनस है तो यहाँ लग जाएगा माइनस। ठीक है, अब यहाँ क्या होगा? ये फॉर्मूले का माइनस और 10 3 ज़ा 30, लेकिन मेरे पास माइनस पहले से ही है तो ये हो जाएगा अब प्लस 30। तो आंसर क्या आएगा मेरा? लेकिन बड़े नंबर की साइन, मतलब -14 इज़ माई आंसर। देखेंगे कि हम dy कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए dy फाइंड करने के टाइम पे हम क्या करेंगे? हम वही रूल अप्लाई करेंगे जो हमने dx में अप्लाई किया था। हमने dx में क्या किया था? dx में हमने x के कोएफिशिएंट को नहीं लिया था। तो इसी तरह हम क्या करेंगे? हम dy फाइंड करने के टाइम पर हम y के कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे। तो y के कोएफिशिएंट को नहीं लेंगे मतलब x के कोएफिशिएंट को हम लिख सकते हैं, दैट इज़ a1 a2, और y के कोएफिशिएंट को अगर हम नहीं ले रहे हैं तो हम क्या लेंगे यहाँ पर? c1 और c2। ठीक है, तो यहाँ पर हम a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू जब रखेंगे तो वो क्या होगा? हमारा a1 a2 क्या था? 5 और 2 था, और c1 c2 क्या था हमारा? -11 और -10। ठीक है, तो देखिए जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? -10 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा -50। ठीक है, अब ये माइनस है और हमारे पास ऑलरेडी -1 है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 11 2 ज़ा 22। तो हमारा आंसर क्या आ रहा है? 50 में से 22 माइनस करेंगे तो हम आएगा 28, लेकिन बड़े नंबर की साइन, मतलब -28। अब हमको क्या करना है? यहाँ पर हमको मेन जो है हमारा काम है x की वैल्यू फाइंड करना। तो उसका फॉर्मूला हमने क्या देखा था? dx/d। अब dx की वैल्यू क्या थी हमारी? तो dx की वैल्यू हमारी आई थी -14, dy हमें मिला है 14। तो इसको जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आपका आंसर आएगा -1। इसी तरह y के लिए क्या फॉर्मूला है? तो बहुत ही ईजी है, dy/d। अब dy हमारा क्या आया है? -28, और d क्या है? सेम 14। तो जब आप इसको कैंसिल आउट करोगे 14 1 ज़ा 14 2 ज़ा, बट माइनस की साइन
तो आपका आंसर आएगा -2। यहाँ पर भी क्योंकि हम लीनियर इक्वेशन के ही सॉल्यूशन फाइंड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ क्रैमर्स रूल, तो यहाँ आपको इन दी एंड ऐसे ही लिखना है x, y इज इक्वल टू -1, -2 इज द सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये जो है आपका 1.3 था। अब हम देखते हैं 1.4। तो 1.4 जो है वो है नॉन लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब देखिए नॉन लीनियर इक्वेशन ये क्यों है? क्योंकि ये जो इक्वेशन है ना 1.4 में आपको 4 क्वेश्चन हैं, 4 इक्वेशंस दी हुई है जिनका आपको सोल्यूशन फाइंड करना है। तो ये नॉन लीनियर इक्वेशन क्यों है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल की डिग्री है वो 1 नहीं है, वो -1 है, तो इसीलिए ये नॉन लीनियर इक्वेशन है। जैसे अगर मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से आपको बताऊँ तो आपकी इक्वेशन हो गई जैसे 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 3। समझिए ये आपकी पहली इक्वेशन है। एंड द सेकेंड इक्वेशन आई एम राइटिंग एज 2/x माइनस 3/y इज इक्वल टू 4। तो आप ये एक्सरसाइज में 1.4 में आप कैसे करेंगे? तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर पुट करेंगे। ठीक है, पुट 1/x एज a एंड 1/y एज b। तो आपकी ये जो नॉन लीनियर इक्वेशन थी ना, अब आप उसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो मेरी ये इक्वेशन कैसे बन जाएगी? नाउ माई दिस इक्वेशन विल बिकम एज a प्लस b इज इक्वल टू 3 एंड दिस इक्वेशन विल बिकम 2 इंटू a माइनस 3 इंटू b इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आपको ये दो इक्वेशन जो मिलेगी ना, आपको इन दोनों इक्वेशन को अब नॉर्मल जैसे हम साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे आप सॉल्व करेंगे। आपको लास्ट में a और b की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, लेकिन इस a और b को आपको वापस क्या करना है, a को 1/x और b को 1/y रख के आपको x और y की ही वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमारी जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो x और y वेरिएबल में, वो तो हमने उसको पुट किया है a और b रखकर, हमने उसकी नई इक्वेशन बनाई है और उसको सॉल्व किया है। तो आपका फाइनल सोल्यूशन a और b पर एंड नहीं होगा, आपका फाइनल सोल्यूशन x और y पर ही एंड होगा। ठीक है, तो ये जो था वो आपका 1.4 था। अब हम देखते हैं 1.5। 1.5 जो इस चैप्टर की लास्ट प्रैक्टिस सेट है, ये जो है वो वर्ड प्रॉब्लम है। ठीक है, जो बहुत ही ज़्यादा इजी है। तो आपको क्या करना है, इस वर्ड प्रॉब्लम में ना यू हैव टू मेक योर इक्वेशन, क्योंकि अभी तक क्या था 1.4 तक हमें इक्वेशन दी गई थी और हम उसे सॉल्व कर रहे थे। 1.5 में क्या होगा, वर्ड प्रॉब्लम है जिसमें आपको इक्वेशन बनाना है और उसके बाद उसे सॉल्व करना है। बहुत इजी है, बहुत बहुत इजी है। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम देखेंगे कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। ठीक है, मानिए कि हम जैसे कि हमें पूछा गया है कि व्हाट इज़ द एज ऑफ द सन, तो जो आपको फाइंड करना होगा ना, आप उसी को सपोज कर लेंगे। लाइक आप लिखोगे कि लेट सन्स एज इज x ईयर्स। ठीक है, तो x ईयर्स लिखेंगे हम और उसके बाद क्या करेंगे, हम इक्वेशन बनाएंगे। हार्डली 2 से 3 लाइन की जो है वो ये वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जिसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में ना स्टार्टिंग की फर्स्ट लाइन में एक इक्वेशन तो समझिए आपकी बन ही जाती है। बस आपको फोकस करके पढ़ना होगा, आपको देखना होगा कि उसमें क्या दिया हुआ है, कौन किससे बड़ा है, कौन किससे छोटा है, और उस हिसाब से आपको जो है वो इक्वेशन बनाना है। जब आपकी 2 इक्वेशन बन जाएगी तो आपको साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। और हाँ, 1.5 जो है ये चूंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो वर्ड प्रॉब्लम का जो लास्ट में आंसर आता है वो आपको वर्ड में ही लिखना होगा। मतलब यहाँ पे यू कांट राइट x इज इक्वल टू दिस वन, क्योंकि आपने x को सपोज क्या किया है, सन्स एज सपोज किया। तो आप लास्ट में क्या लिखेंगे, देयरफॉर सन्स एज इज, आपको समझो 12 ईयर्स आपका आंसर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, देयरफॉर सन्स एज इज 12 ईयर्स। ठीक है, तो आई होप कि आपको इस वीडियो में जो है वो पूरी तरह से एक रिवाइज करके मिल गया है।
तो आप प्लीज़, आपके कोई फ्रेंड होंगे जो 10th में होंगे, या आपके कोई फैमिली मेम्बर्स होंगे जो 10th में होंगे या जाने वाले होंगे, तो आप प्लीज़ मेरा ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।